झारखंड के लिए अप्रैल कातिल महीना साबित हुआ है। कोरोना की पहली लहर में जितनी मौतें एक साल में नहीं हुई, इस बार उससे ज्यादा सिर्फ अप्रैल के 30 दिनों में ही हुई है। झारखंड में कोरोना से पहली मौत 8 अप्रैल 2020 को हुई थी। 1 अप्रैल 2021 तक राज्य में 1114 लोगों की मौत इस महामारी से हुई, जबकि 30 अप्रैल तक इससे मरने वालों की संख्या 2660 हो गई है। यानी 30 दिनों में 1546 लोगों की सांसें इसके कारण थम गई हैं। यानी राज्य में हर घंटे 2 लोग कोरोना से जंग हार रहे हैं। राज्य में मौत की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत 1.1 से भी आगे 1.11 हो गया है। बात शुक्रवार की करें तो सूबे में लगातार 7वें दिन 100 से ज्यादा की मौत हो गई। वहीं 5,961 नए संक्रमित मिले हैं। मरने वालों में रांची के 45, धनबाद 13, पूर्वी सिंहभूम 12, देवघर 6, खूंटी 6, लोहरदगा से 6 मौत की खबर है। सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,660 पहुंच गई है। 5,961 नए संक्रमितों में रांची में 1297 पॉजिटिव मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 1,003, हजारीबाग में 629, लोहरदगा में 121 और पलामू में 116 नए मरीज मिले हैं। रामगढ़ में 218 और बोकारो में 261 नए मरीज मिले हैं। सूबे में एक्टिव केस 57,716 पहुंच गया है। बता दें कि शुक्रवार को 36,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई। इधर 24 घंटे के अंदर राज्य भर में कोरोना से 4,002 लोगों ने जीत भी हासिल की है। रांची में अब एक्टिव केस 20,000 के पार हो गए हैं। कुल एक्टिव केस का 50% रांची, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में है। तो सूबे में एक्टिव केस की संख्या अब 57,716 पहुंच गई है। 24 घंटे के अंदर ही जो आंकड़े हैं वो हर दिन चौंका रहे हैं। 5,000 के ऊपर अब कोरोना संक्रमितों के आंकड़े राज्य में जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या 100-150 से नीचे आती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे लोगों की जान बचा नहीं पा रहे हैं। क्या कोरोना इतना ज्यादा घातक हो गया है कि इससे लोगों को बचाया नहीं जा सक रहा, क्योंकि जो तमाम दवाएं हैं, बार बार ये दावा किया जा रहा है विभाग की तरफ से, तमाम दवाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो फिर आखिर लोगों की ऐसी मौत अचानक क्यों बढ़ गई है? कई जगहों पर सिस्टम सही नहीं होने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है, दवाओं की कमी से कई बार लोग अपनी जिंदगी की जंग हार रहे हैं। और जो आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं, पहले था सिर्फ संक्रमित लोगों को कोरोना वैसे लोगों को असर करता था जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, लेकिन अब स्वस्थ लोग भी अगर इसके शिकार होते हैं तो ये खौफ उनमें होता है कि वो बचेंगे या नहीं। सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, लगातार आंकड़े और लगातार मौतों की संख्या ये काफी अब लोगों को डरा रही है। मौत के आंकड़े भी थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 100, 150 और 120, कल की बात करें तो 120 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कई जगहों पर तो लापरवाही दिख रही है अंजनी। या तो डॉक्टर पेशेंट्स को नहीं देख रहे हैं, उनके जरूरतें क्या है उस वक्त, कौन सी दवा की जरूरत है, क्या इस लापरवाही से मौतें ज्यादा हो रही हैं या ऑक्सीजन की कमी से मौतें ज्यादा हो रही है? आखिर इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए आसिया, कल की घटना जो है काफ़ी दुखद है। सदर हॉस्पिटल में यदि ऑक्सीजन के बिना यदि मरीजों की मौत हो रही है तो ये डॉक्टरों के लिए अपने आप में सोचने का वक्त है। व्यवस्था को देखने वालों को एक बार सोचने का वक्त है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था यदि सदर हॉस्पिटल में होती है, राजधानी रांची में होती है, तो हमें लगता है कि हम अपना कर्तव्य भूल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने रास्ते से डगमगा रहे हैं। देखिए, इसके साथ साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है। डॉक्टरों का जो पेशा होता है, कहीं ना कहीं ये पृथ्वी के भगवान कहे जाते हैं और कई लोगों को ड्यूटी लगाई गई है और कई लोग जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि किसी को किसी से कोई डर और भय नहीं है और यहाँ जो पेशेंट हैं, पेशेंट के परिजन हैं, वो परेशान हो रहे हैं। मौत सामने, अपने परिजनों का मौत सामने देख रहे हैं, तो उन्हें भी लग रहा है कि आखिर ऐसी व्यवस्था करने वाले कहाँ कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। ये व्यवस्था, ये सिस्टम
कहीं ना कहीं हमें हमें ये बता रहा है कि हम कितना अव्यवस्थित है, हम कितना इनह्यूमन है। तो ये बहुत दुख की बात है जिस तरह की घटना घटी है। और मौत का आंकड़ा यदि हम रांची में देखेंगे तो लगभग 45 की संख्या रांची में मौत हुई है। और पूरे झारखंड में यदि मौत का आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मौत अब तक जो है रांची में हुई है। तो ये हमें लगता है कि जिस तरह की महामारी है, महामारी में सभी लोगों को ये तो जरूर तय कर लेना चाहिए कि आप बीमार ना हो, इसकी व्यवस्था आप अपने आप में करें, अपना जो दिनचर्या है उसको बेहतर करें, सुबह के वक्त खान पान बेहतर रखें। और ये कभी भी मन में नहीं लाएं, क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से कमजोर होंगे, आत्मविश्वास कमजोर होगा, तो आपको सर्दी यदि नॉर्मल सर्दी भी है तो लगेगा कोरोना हो गया है। तो हमारी यही गुजारिश है तमाम दर्शकों से, तमाम राज्यवासियों से कि आप अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखें। और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं तो आंकड़े जरूर डराते हैं आसिया। और जो ग्रोथ रेट है वो भी डरा रहा है, मृत्यु दर जो है वो भी हमें डरा रहा है। भले जो लोग अच्छे होकर लौट रहे हैं, अच्छे होने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन जिनके परिजन वापस नहीं लौट रहे हैं, हॉस्पिटल से सीधा शमशान घाट कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो उन वैसे परिवारों के लिए बड़ा दुख का बात है। वैसे परिजनों को जब भगवान जो है शक्ति दे, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े हमें डराते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है, तो व्यवस्थाओं के साथ साथ जो संसाधन है, जो मानव संसाधन है, उन व्यवस्थाओं को भी बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। और सदर हॉस्पिटल को लेकर के जिस तरह की घटना घटी है, हमें लगता है कि एक बार प्रशासन, जिला प्रशासन को पूरी तरह से एक बार जरूर निरीक्षण करना चाहिए, आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। रात भर मरीज के परिजन इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अभी के हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं। और ऐसे हालात में जो है परिजनों का क्या हाल हो रहा है ये तमाम लोग देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि सरकार लगातार सुविधाओं को बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो बन्ना गुप्ता, तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे हैं, लेकिन उस व्यवस्था की जो अगली कड़ी होती है, उन व्यवस्थाओं को करने वाले जो लोग हैं, कहीं वो लुंज पुंज नजर आते हैं। हर चीज मुख्यमंत्री आकर अब सदर हॉस्पिटल में कुछ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जिन चीजों की जरूरत है वो जरूर करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जरूर पूरा करेंगे, लेकिन यदि ऑक्सीजन घट रहा है या दवाइयां घट रही हैं, तो जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको कहा गया है, उन्हें प्रॉम्प्ट रहने की जरूरत है। ऐसे समय में जहां पूरे देश के हालात अच्छे नहीं हैं, आसिया हर खबरें जब हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं, तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है। सुबह हो शाम हो मन को कचोटता है कि किस फेर में पूरे भारत के लोग पड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं सभी लोग अब ऐसे समय में भगवान को याद कर रहे हैं। तमाम धर्म गुरु, हर अलग अलग धर्म के जो धर्म गुरु हैं, लगातार प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बड़ी मुसीबत से पूरे भारत को, पूरे विश्व को मुक्ति दे, जल्दी से यहाँ से कोरोना हटे। बहुत चिंता की बात है। और हमें लगता है कि जरूर भगवान भी हमारी मदद जरूर करेगा। और हम तमाम लोगों को जो है कोविड के नियमों का जो है पालन हमें जरूर करना चाहिए, ताकि हम बीमार ना हो, घर परिवार मोहल्ले के लोग, राज्य के लोग बेहतर तरीके से रह सके। लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम जरूर हमें कचोटता है, हमें व्यथित करता है। आसिया तो सही अंजनी, इस बीच तैयारियों पर बात करें अंजनी, अब रिम्स में भी पार्किंग में इसके इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो हालात है सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिकल कर्मियों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, नर्सेस की कमी, मॉनिटरिंग करने वालों की कमी, क्योंकि आपके पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है ये देखने वाला कोई नहीं होता। मरीज के परिजन दौड़ते भागते फिरते हैं
और इसके लिए जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं दिखता अस्पतालों में, और इस बीच मरीज की मौत हो जाती है। चाहे ऑक्सीजन लेवल का गिरना हो, दवाओं की बात हो या किसी चीज की बात हो, यह अव्यवस्था नजर आ रही है अंजलि, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो घटनाएं घट रही हैं आसिया, न्यूज़ 11 तमाम खबरों को दिखाता रहा है और आगे भी दिखाता रहेगा। जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, रिम्स में भी जो पार्किंग में जो व्यवस्थाएं की जा रही है, सरकार की एक अच्छी पहल है। और डोरंडा के रिसलदार बाबा के मज़ार के करीब जो व्यवस्था की गई है वो भी सरकार की एक बड़ी पहल है। और यदि रातू रोड की बात करें नगर निगम हॉस्पिटल की, तो वहाँ भी व्यवस्था की गई है। ये भी एक हम कह सकते हैं सरकार बधाई के पात्र है। लेकिन सिस्टम में जब एक सिस्टम होता है तो उसके अलग अलग कड़ियाँ होती है आसिया, और उन कड़ियों में हर एक कड़ी का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें लगता है कि सरकार को, प्रशासन को उन कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए कि यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे कौन करेगा। मैन पावर की कमी है, और जाहिर सी बात है मैन पावर की जो कमी है पूरे भारत के जो सरकारी हॉस्पिटलों में साफ तौर से नजर आता है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है आसिया कि हम भारत के राजनीति पर गौर करेंगे। भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य या हॉस्पिटल व्यवस्था कभी नहीं रही है। और ऐसे समय में अब आने वाला वक्त ये जरूर कहेगा कि हर राजनीतिक दलों की पहली प्राथमिकता जो है हॉस्पिटल और जो तमाम जो हेल्थ को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो करनी होगी, क्योंकि इतनी संख्या में पूरे भारत में लोग मर रहे हैं। झारखंड में भी करीब 2000 से करीब लोगों की मौत हो गई है। तो ये हमें जरूर सिखा रहा है कोरोना कि पहली प्राथमिकता आने वाले समय में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बेहतर करने पर सोचना होगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, हमें लगता है जिस गति से सुविधाएं बढ़ रही हैं उसमें जो मैन पावर, नर्सेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो हमें लगता है इन चीज़ों को भी फुलफिल करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है आसिया, इसके पहले झारखंड में लगभग 350 डॉक्टरों की बहाली की गई थी, लेकिन डॉक्टर जो है सिर्फ शहरी क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। ये भी एक विडंबना है, ये भी एक सच्चाई है जो हमें ये बता रहा है कि सरकारी पैसे पे सरकारी संस्थानों से लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब मानव सेवा करने की बात होती है तो ये लोग मुकर जाते हैं, बैकफुट हो जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी कई डॉक्टरों को शोकोज किया गया है। तो देखिए, सरकार भी प्रयास कर रही है, जिला प्रशासन भी प्रयास कर रही है, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है, हमें जो करना चाहिए उससे हम विमुख हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ना कहीं मन को व्यथित करता है आसिया, मन को पीड़ा देता है। और वैसे लोग जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल की ओर रुख करते हैं, इस उम्मीद के साथ करते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, हमारा मरीज जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल ऐसे विपरीत समय में रही है अंजलि। चलिए अंजलि, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त दिलीप जुड़े हुए हैं धनबाद से। दिलीप, अप्रैल का जो महीना है इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इतनी मौतें इस महीने में हुई हैं इस कोरोना की दूसरे लहर से, जो पूरे साल भर में नहीं हुई थी कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान। ये एक महीना आंकड़ों को इतना बढ़ा दिया है कि लोग अब डरने लगे हैं इन मौतों को, रोज होने वाली मौतों को सुनकर। कहाँ लापरवाही नजर आ रही है? क्या अस्पतालों में जो प्रॉपर केयर होना चाहिए, जो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सही इलाज होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को? शायद हो सकता है कि इसकी वजह से भी कुछ जानें बच सकती थी। देखिए, बिल्कुल इलाज में जो सुधार होनी चाहिए थी वो सुधार नहीं हो रहा है। चाहे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हो, कोविड अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे बेड की है। और बेड की दिक्कत के साथ साथ समस्या यहाँ पे यह उत्पन्न हो रही है कि होम आइसोलेशन का जो जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, कुछ लोग अगर मामूली रूप से बीमार होते हैं तो वो घर में ही रहते हैं, होम आइसोलेशन में रहते हैं। और जब होम आइसोलेशन के दौरान वो गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होते जाती है, और स्थिति जब गंभीर हो जाती है तब वो निजी अस्पताल की ओर रुख करते हैं या सरकारी अस्पताल की ओर रुख करते हैं। और जब गंभीर अवस्था में वो अस्पताल की ओर रुख करते हैं तो अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिलता है, अस्पताल में आईसीयू बेड खाली नहीं होते हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो। ऐसे में
काफ़ी दबाव रहता है स्वास्थ्य विभाग पे, जिला प्रशासन पे, और उसके बावजूद उन्हें भर्ती लिया जाता है। लेकिन जब तक वो भर्ती लिया जाता है उनकी सेहत ज़्यादा खराब हो जाती है, बेड वेंटिलेशन का बेड नहीं मिलता, इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसी मरीजों की जो मौत हो रही है, इस तरह के आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर कोरोना को लेकर के खौफ ज़्यादा हो गया है। धनबाद में भी जो मौत का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सावधानी ही इसका उपाय है, और किस तरह से सावधानी बरतेंगे ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन धनबाद की स्थिति कमोबेश अच्छी नहीं है अभी। जी, इंतजाम जो दिलीप नजर आ रहे हैं, प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और कई तस्वीरें ऐसी आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही मौत हो जा रही है, वो भी अस्पतालों में। बिल्कुल जो इंफ्रास्ट्रक्चर धनबाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेवलप करने चाहिए थे वो नहीं दिख रहा है। एक सदर अस्पताल पिछले कई दिनों से बन रहा है, 60 बेड का वेंटिलेटर उसमें और 40 बेड नॉन आईसीयू है, 100 बेड का अस्पताल बन रहा है। और ये आलम है कि जो धनबाद के जिला उपायुक्त वो प्रत्येक दिन जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो ठेकेदार है उनको डांट फटकार लगा रहे हैं, संवेदक को डांट फटकार लगा रहे हैं, और बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उस अस्पताल को चालू होना है। कल अस्पताल को चालू होना था, लेकिन कल जो पाइपलाइन बिछाने थे ऑक्सीजन का वो पाइपलाइन पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह से जिला प्रशासन को गुस्सा आया कि जो धनबाद के सीईओ हैं उनके मार्फत जो संवेदक हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा है। तो देखिए, जिला प्रशासन अपने तरफ से काफ़ी तत्पर है और वो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को वो कोरोना काल में बेहतर से बेहतर इलाज दे, लेकिन जो लोग हैं या फिर जो संवेदक उनके तरफ से कोई अच्छी पहल नहीं हो रही है। पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा धनबाद में था कि 100 बेड का अस्पताल सदर अस्पताल में चालू हो जाएगा, जिसमें 40 नॉन आईसीयू रहेंगे और 60 बेड आईसीयू के रहेंगे। अगर वो चालू हो जाता तो कम से कम 60 ऐसे मरीज जो गंभीर हालत में है या फिर वो होम आइसोलेशन में है या दूसरे अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, कम से कम उनका समुचित इलाज होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और जिला उपायुक्त के आदेश के बाद संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किए गए हैं आपदा प्रबंधन की तरफ से। आखिर वो लापरवाही क्यों बरत रहे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी थी, सदर अस्पताल के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, वैक्सीनेशन का जिम्मेवारी है, इलाज का जिम्मेवारी है। तो ऐसे में संवेदक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और कहीं बेड बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वो जितने बंद पड़े अस्पताल है। लेकिन समस्या यहाँ पे यह आ रही है कि जब तक सदर अस्पताल चालू नहीं होते हैं तब तक दूसरे अस्पतालों के बारे में नहीं सोचा जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अंजनी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी कब? सिर्फ इसका रोना रोने से, कमी का रोना रोने से तो समस्या हल होने वाली नहीं है। जो रूप नजर आ रहा है फिलहाल कोरोना का, लगता नहीं कि आंकड़े कम होंगे। लॉकडाउन लगाया गया, मिनी लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, लेकिन उसके बाद भी आंकड़े वैसे ही नजर आ रहे हैं। अब हर दिन की बात हो गई है, 5000 से ऊपर मामले आने लगे हैं। कल से हो सकता है ये आंकड़े 6000 के ऊपर आने लगे। ऐसे में जो तैयारियां जितनी की जा रही है वो फिर भी नाकाफी साबित हो रही है। देखिए आसिया, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं इनसे जुड़ी हुई हैं। पहला तो ये है कि जो जांच की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है। कोई एक व्यक्ति यदि अपनी जांच के लिए ये सैंपल दिया है और वो यदि उसे कोरोना पॉजिटिव वो है तो वो लगभग 10 दिन उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है आज के डेट में भी, कि तब उसको रिपोर्ट मिलती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि 10 दिन 12 दिन में ठीक हो जाने के बाद उन्हें ये रिपोर्ट मिलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये एक व्यवस्था का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो एक सवाल जरूर उठा रहा है। और यही वजह है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है, जिसे पता नहीं है, वो उसका मूवमेंट होता है, ऑफिस जाता है, बाजार जाता है और लोगों से बातचीत करता है, और ये संक्रमण इसी हिसाब से धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि चारों तरफ फैल रहा है। और यही वजह है कि तमाम पूरे शहर में आप देखेंगे तो हर गली मोहल्ले में, हर घर में लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है, तो इसे पहले दुरुस्त करना होगा। और दूसरी एक बात ये भी है कि जो जिस तरह से पहले देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाए, कोई यदि संक्रमित हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें झारखंड में गौण नज़र आती हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं है। और होम आइसोलेशन की जो बात है, जिला प्रशासन को जो है दवाइयाँ पहुंचाना, वो तमाम चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव घर में इलाज यदि करा रहा है तो वो खुद अपने बलबूते पे तमाम चीज़ें कर रहा है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन व्यवस्था से ये सवाल बार बार जरूर उठेगा, जिला प्रशासन से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो हमें लगता है कि
इन चीज़ों पे यदि प्रशासन कुछ बेहतर तरीके से काम करे तो ये आंकड़ा कम हो सकता है। देखिए कल जो आंकड़े आए हैं, रांची की हम बात करें तो रांची का आंकड़ा थोड़ा कम जरूर हुआ है, कल थोड़ा सुकून जरूर है, लेकिन वो आंकड़ा और कम होना चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले जब 8,000 मामले आए थे तो कहीं ना कहीं ये जरूर हमें डरा रहा है, हमें भयभीत कर रहा है कि आखिर ऐसे आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार को, जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को और संजीदगी से बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, विपरीत परिस्थिति है, तमाम चीज़ों की कमियां जरूर हैं, तो हमें लगता है उन्हीं कमियों के बीच में बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और ऐसे समय में जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, आसिया, कई लोगों की अपनी अपनी भूमिका, अपने अपने तरीके से शहर में काम भी हो रहा है। ऐसा बात नहीं, कई पीड़ित परिवारों को कई सामाजिक संगठन के द्वारा मदद भी की जा रही है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो उन चीज़ों को व्यवस्थित करने में भी परेशानी जरूर आती है। और ऐसी स्थिति पूरे देश के हालात इसी तरह के हैं कि एक हॉस्पिटल में जहां बेड कम है और वहां हर दिन मरीज आ रहे हैं, तो वैसे में व्यवस्था करने में तमाम लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ जाती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ें जब हो रही हैं तो हमें थोड़ा अपने पर भी और थोड़ा डॉक्टरों पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि ये भी बात है कि कोई भी डॉक्टर या नर्स जो है 24 आवर्स काम नहीं कर सकता। सरकार, स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग करे कि चीजें सही हो, पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो, ताकि जो लोग बहुत उम्मीद के साथ अस्पताल जाते हैं वो तमाम सुविधाएं उन्हें मिले। वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? बहरहाल यहाँ पर तो 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना था, लेकिन वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं हो पाया झारखंड को, जिसकी वजह से फिलहाल तो नहीं लगेगा। लेकिन जो एक चला आ रहा है वैक्सीन का रूटीन, बाकी लोगों को, जो 45 ईयर से ऊपर के लोगों को, उसके लिए तैयारियां क्या है? क्या वैक्सीन है, लोगों को आसानी से मिल रही है, या फिर अभी भी लोग वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे? वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है, लोग काफ़ी जागरूक हैं उसको लेकर के, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दायरा जो लगातार बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात जो दायरा ही नहीं बढ़ रहा है, और इलाज के दौरान या फिर घर में होम आइसोलेशन में जो मौत हो रही है कोरोना संक्रमण से, इसको लेकर के लोगों के अंदर एक डर सा माहौल हो गया है, या फिर कह सकते खौफ का माहौल कायम हो गया। और यही वजह है कि वो भी ज़िंदगी से प्यार करने लगे और वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी गंभीर है। यहाँ पे कई केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है, धनबाद के सदर अस्पताल में भी चल रहा है, और भीड़ काफ़ी रहती है। यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, और जो सरकार ने जो ये जारी किया था कि जो 18 साल से ऊपर है उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा, लेकिन वो वैक्सीनेशन का काम अभी, आज जैसी खबरें आ रही है कि वैक्सीन कम होने की वजह से 10 मई से उसकी शुरुआत की जाएगी, तो उसको लेकर के थोड़ी जो 18 से ऊपर के लोग हैं उनके अंदर निराशा है, क्योंकि वो भी कोरोना से लड़ना चाहते हैं, कोरोना से बचना चाहते हैं। तो उनके लिए भी अगर जल्द से जल्द कोई व्यवस्था की जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कह सकते हैं धनबाद में भी लोग काफ़ी जागरूक हो गए कोरोना को लेकर के, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो या भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाने की बात हो, तो लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि कोरोना से बचना भी है, लड़ना भी है और अपने आप को बचाना भी है। जी अंजनी, यहाँ पर राजधानी में वैक्सीन की कोई किल्लत की ऐसी खबर मिल रही है, या फिर रूटीन तरीके से तमाम लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है? देखिए आसिया, वैक्सीनेशन जो शब्द है वो हम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वैक्सीनेशन का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो केंद्र पे आधारित होता है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के भरोसे होती है। और आज 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली थी। तो झारखंड में जो परिस्थिति है, झारखंड के अन्य कई राज्यों में जो परिस्थिति बनी है, मेडिसिन अभी तक मिले नहीं है, और जिसकी वजह से 18 साल से ऊपर वालों को का जो वैक्सीनेशन होना है वो अभी आधार में लटका है। जब आएगा तब उसकी शुरुआत होगी। लेकिन उसके बाद ये 45 साल से ऊपर वालों का जो है वो वैक्सीनेशन का काम जो है वो चल रहा है। अलग अलग रांची में ही हम बात करेंगे तो लगभग 30 से 35 लोकेशन में जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे प्रदेश में चल रहा है, वो बेहतर तरीके से चल रहा है।
लेकिन 18 साल से ऊपर वालों का जो है वो कब होगा ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि वैक्सीन आया नहीं है। जिस तरह से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 15 के बाद हो सकता है, तो जब तक वो वैक्सीन मिलेगा नहीं तब तक चीजें जो हैं उसकी शुरुआत नहीं हो सकती है। एक बड़े अभियान की शुरुआत केंद्र के द्वारा की जानी थी, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से मुकम्मल तैयारी केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया है, और कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी है। कई राज्यों में स्थिति अच्छी नहीं है। आप ये महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कल मैं बयान देख रहा था, वो खुद भी ये उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं है। तो स्थिति आप समझ सकते हैं, बीजेपी शासित स्टेट हो या गैर बीजेपी स्टेट हो, कहीं ना कहीं वैक्सीन जो प्रॉपरली अभी मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला है। तो ऐसे 45 साल से ऊपर वालों का जो वैक्सीनेशन का काम है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। लोग पहले जरूरी है कि पहुंच जिन भी रहे लोगों ने पहला डोज लिया है उन्हें उनका दूसरा डोज सही समय पर मिले, पहले ये जरूरी है, फिर नए डोज की शुरुआत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजीर और दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से बचकर रहें, सावधान रहें और घर पर रहें, बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें।